भारतीय भूगोल में भारत की मिट्टियां पढ़ा रहा हूं मैं। भारत की मिट्टियों के अंतर्गत मैंने आपको जलोढ़ मृदा, अलुवियल सॉइल, काली मिट्टी अर्थात ब्लैक सॉइल और लाल मिट्टी अर्थात रेड सॉइल, इन तीनों मिट्टियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। ढेर सारे आपको तथ्य बताए और समझ विकसित की मैप के माध्यम से। आज मैं लैटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और मरुस्थली मिट्टी पर चर्चा करूंगा। लैटराइट, पर्वतीय और मरुस्थली। अध्याय को स्टार्ट करने से पहले वनस्पति के प्रकार जब मैं पढ़ा रहा था तो आपसे कुछ प्रश्न किए थे। मैं उन प्रश्नों के उत्तर देने में थोड़ी देरी कर दी। आइए उनका उत्तर दे दूं जो मैंने प्रश्न आपसे एक वीडियो में पीछे किए थे। प्रश्न था कि कानपुर, कोलकाता, पटना और इलाहाबाद में सबसे कम वार्षिक वर्षा किस शहर में होती है। कानपुर, ये सभी उत्तर भारत के शहर हैं, है ना। कानपुर, कोलकाता, पटना और इलाहाबाद। मैंने बताया था कि मानसून से होने वाली वर्षा पूरब से पश्चिम की तरफ और दक्षिण से उत्तर की तरफ घटती चली जाती है। भारत में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ घटती है और पूर्व से पश्चिम की तरफ घटती है। तो जो शहर में बता रहा हूँ उसको आप आराम से देख के समझ सकते हैं। कोलकाता सबसे पूर्व में है तो कोलकाता में ज्यादा वर्षा होगी, उससे कम पटना में होगी, उससे कम इलाहाबाद में, उससे कम कानपुर में होगी, है ना। तो है कि कानपुर, कोलकाता, पटना और इलाहाबाद में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। स्वाभाविक सी बात है कि इसमें सबसे कम वर्षा कानपुर में होगी क्योंकि मानसून द्वारा होने वाली वर्षा पूर्व से पश्चिम की तरफ घटती चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है अरावली, पश्चिमी घाट, शिलांग पठार और शिवालिक। चार पहाड़ों के नाम ले रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अरावली यहाँ पे है ना, अरावली, पश्चिमी घाट, शिलांग पठार और शिवालिक, इनमें से किस पर्वत के सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती। अरावली पर्वत के सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती दो कारणों से। अरब सागर शाखा अरावली के समानांतर निकल जाती है, अर्थात अरावली उत्तर दक्षिण में विस्तृत है और अरब शाखा भी दक्षिण से उत्तर की ओर निकल जाती है, यानी अरावली से टकरा ही नहीं पाती। जो अरब सागर शाखा की बहने की दिशा है ना, पश्चिमी घाट से होते हुए इधर बहती है और उसी दिशा में फैला हुआ है अरावली पर्वत, तो अरब सागर उससे टकरा नहीं पाता। और बंगाल की खाड़ी की शाखा पहुंचती तो जरूर है अरावली तक, लेकिन कोलकाता से लेकर दिल्ली तक पहुंचने में बंगाल खाड़ी शाखा अपनी सारी नमी उत्तर भारत के मैदान में ही छोड़ चुकी होती है। अरावली से टकरा कर भी वो वर्षा नहीं कर पाती। वर्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त होती है कि हवा में नमी होनी चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए, वाष्प होना चाहिए। तो इन दो कारणों से अरावली पर्वत पर पर्वतीय वर्षा नहीं होती। अगला सवाल था भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। जम्मू कश्मीर में लद्दाख क्षेत्र में एक शहर है लेह, सिंधु नदी के तट पर सबसे कम वर्षा वहां पर दर्ज की जाती है। वहां पर लेह में होने वाली वर्षा की मात्रा लगभग 10 सेंटीमीटर वार्षिक है। पश्चिमी घाट के सहारे जहां 250 सेंटीमीटर लगभग वार्षिक वर्षा होती है, वहीं लेह में 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ओके, अगला सवाल लौटता मानसून किस सागर से आर्द्रता प्राप्त करता है। मानसून आता तो दो दिशाओं से है, अरब सागर के ऊपर से आता है और बंगाल खाड़ी के ऊपर से आता है, लेकिन जब वो लौटना प्रारंभ करता है तो बंगाल की खाड़ी की तरफ खिसकने लगता है लौटते समय, और जैसे ही बंगाल की खाड़ी तक लौटता मानसून पहुंचता है उसी समय उत्तर पूर्वी मानसून प्रभावी हो जाता है, जो कि इधर से बहना चाहिए, है ना। तो उत्तर पूर्वी मानसून उसे अपने प्रभाव में ले लेता है और लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता प्राप्त करता है और उत्तर पूर्वी मानसून के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा में बहने लगता है और पूर्वी घाट से टकराकर कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है, यानी लौटता मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करता है। ओके, अगला सवाल पुणे में बहुत कम वर्षा होती है, कारण बताइए। पुणे वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल पर स्थित है। जहां मुंबई पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर स्थित है, वहीं पुणे पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर स्थित है, यानी वृष्टि छाया प्रदेश में है। यही कारण है कि अरब सागर शाखा अपनी सारी नमी पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी ढाल पर छोड़ देती है और जब पूर्वी ढाल पर अरब सागर शाखा पहुंचती है तो उसमें नमी की मात्रा बहुत घट जाती है, परिणामस्वरूप पुणे में वर्षा नहीं हो पाती है। अगला सवाल था पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक मणिपुर में। मिजोरम है ना, ये मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम के जस्ट ऊपर जो राज्य है उसे मणिपुर कहते हैं। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, ऐसे करना है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल। तो मणिपुर में एक झील है लोकटक झील, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला है वेलिंगटन द्वीप किस झील में स्थित है। वेलिंगटन द्वीप
वेम्बनाड, केरल की वेम्बनाड झील में स्थित है। केरल की झीलों को कयाल कहा जाता है। तो केरल की एक कयाल झील का नाम वेम्बनाड है। वेम्बनाड में एक द्वीप है, द्वीप का नाम है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप पर नौकायन प्रतियोगिताएं होती है। वो प्रतियोगिता जिसमें एक ही पतली सी सकरी लंबी नाव पे 50 लोग बैठे होते हैं और उसे खीर रहे होते हैं। DD1 पे जब बचपन में आपको याद होगा, DD1 पे जब आप न्यूज़ देखते थे, क्योंकि और कोई दूसरा चैनल होता नहीं था, तो नौकायन प्रतियोगिता हमेशा दिखाई जाती थी। आगे आज भी DD1 पे दिखाई जाती है, DD न्यूज़ पे। अगला, किस राज्य की झीलों को कयाल कहा जाता है? पहले ही बता चुका, केरल की झीलों को। नागिन झील, नागिन नाम से सारी झीलें जम्मू कश्मीर में होती हैं। तो नागिन झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। नौकुचिया ताल और खुरपा ताल नामक झीलें किस राज्य में है? ताल नामक सारी झीलें, तालों में नैनीताल, तो ताल नामक जितनी झीलें होंगी वो उत्तराखंड में होंगी, ठीक है। और नौकुचिया ताल और खुरपा ताल नामक झीलें उत्तराखंड में है। कौन सी झील विवर्तनिक क्रिया से निर्मित है? विवर्तनिक क्रिया मतलब धरती के अंदर जो हलचल होती है, धरती हिलती रहती है ना, प्लेटें आपस में जब टकराती हैं तो धरती हिलती है, उसे हम विवर्तनिक क्रिया कहते हैं। तो प्लेटों की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप ऊपर कौन सी झील बन गई है ना? प्लेटें टकराई या दूर हटी, धरती खसक गई, नीचे धसक गई, तो वहां पे एक झील बन गई। उस झील का नाम है वूलर झील। वूलर झील टेक्टोनिक एक्टिविटीज या विवर्तनिक क्रिया उसके परिणाम स्वरूप निर्मित है। अगला सवाल है, किन्हीं 3 अनूप झीलों के नाम बताइए। लैगुल झीलों को अनूप झीलें भी कहते हैं, है ना। किन्हीं 3 लैगुल झीलों के नाम बताइए या अनूप झीलों के नाम बताइए। चिल्का आंध्र प्रदेश तट पर, पुलिकट केरल की झीलें हैं, अष्टमुदी और वेम्बनाड, ये सब अनूप झीलें हैं। नेक्स्ट, पेन्नार नदी किस राज्य के तट पर मुहाना बनाती है? ये सवाल हमेशा पूछा गया है, कई बार पूछा गया अलग अलग परीक्षाओं में। आंध्र प्रदेश में एक महत्वपूर्ण नदी है। आमतौर पर लोग गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा और गोदावरी कृष्णा को ही जानते हैं, लेकिन गोदावरी और कृष्णा के दक्षिण में एक महत्वपूर्ण नदी जो कि कर्नाटक के कोलार से निकलती है और आंध्र प्रदेश तट पर मुहाना बनाती है, उसका नाम है पेन्नार नदी। आंध्र प्रदेश में बहती बहुत महत्वपूर्ण नदी है। अगला, हिंडन किसकी सहायक नदी है? यमुना की, है ना। जो गाजियाबाद हिंडन नदी के तट पर ही है, महत्वपूर्ण नदी नहीं है, अब लगभग समाप्ति की तरफ है, बहुत ही छोटी सी सहायक नदी है। तो यमुना की सहायक नदी है हिंडन, गाजियाबाद उसी किनारे बसा हुआ है, ठीक है। पीछे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर मैंने आज दिए। एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपके साथ आज साझा करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि भारतीय भूगोल में पढ़ा रहा हूँ, आने वाले दिनों में बाकी विषय भी पढ़ाऊंगा। सिर्फ पढ़ाने से दिमाग मजता नहीं है, क्यों ना मैं थोड़ा दिमागी कसरत भी कराऊं, जरूरी है ना। परीक्षाओं में जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें भटकाव ना हो। परीक्षा में बैठते ही बाकी लोग प्रीलिम कितने का होता है सामान्यतः? 2 घंटे का होता है ना। आप चाहते हैं कि प्रीलिम 2 घंटे के बजाय आप 1 घंटे में हल करके बैठ जाएं, ऐसा करना चाहते हैं तो उसका महत्वपूर्ण उपाय है कि प्रश्नों पर, पूछे जाने वाले प्रश्नों पर दिमाग को खूब मांझ दीजिए आप लोग, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना प्रश्नों का अलग वीडियो बनाऊं, अगले वीडियो में पिछले वीडियो के प्रश्नों का उत्तर दूं, अगले वीडियो में साथ ही नए प्रश्न पूछूं, फिर अगले वीडियो में पिछले वीडियो के प्रश्नों का उत्तर दूं और कुछ नए प्रश्न पूछूं। ये सिलसिला पिछले प्रश्नों का उत्तर और कुछ नए प्रश्न एक ही वीडियो में, ये सिलसिला मैं लगातार चलाऊं। आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आप ना कह देंगे तो मैं इसे बंद कर दूंगा, मतलब आगे नहीं बढ़ाऊंगा, शुरू ही नहीं किया हूं अभी। मैं सोच रहा था, जो बात कहना चाहता था वो ये है कि क्यों ना मैं प्रश्नों वाले अलग वीडियोस बनाऊं जिसमें कमेंट करें आप उत्तर, और उत्तर कमेंट करने के साथ ही आप प्रश्नों का एक अलग नोटबुक बनाइए, एक अलग कॉपी बनाइए। मेरे प्रश्न सिर्फ सनसनी पैदा करने वाले नहीं होंगे। मैं ऐसे प्रश्न पूछूंगा जो कि विभिन्न लोक सेवा आयोगों द्वारा या आईएएस एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं और वहां से प्रश्न पूछे जाने की परंपरा रही है। आईएएस क्या करता है इस एग्जाम में? कुछ निश्चित क्षेत्रों से प्रश्न उठाता है, वो हर जगह से नहीं उठाता है। आईएएस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो फ्रंट के प्रश्न नहीं होते हैं, कोने से प्रश्न उठाता है। तो एक उसका एरिया होता है आईएएस एग्जाम में प्रश्नों के पूछे जाने का। तो न केवल आईएएस एग्जाम में बल्कि पीसीएस एग्जाम में भी भूगोल से, उसके बाद अन्य विषयों से जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं चैप्टर वार, यानी एक चैप्टर से फिर अगले चैप्टर से फिर अगले चैप्टर से मैं वीडियोस बनाऊंगा, उसमें प्रश्न पूछूंगा और आप कमेंट में उत्तर बताएंगे, साथ ही नोट भी करते चलेंगे उन प्रश्नों को और उन उत्तरों को। इससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी, दिमाग मच जाएगा। एग्जाम हॉल में बैठते ही 2 घंटे का प्रश्नोत्तर आप 1 घंटे में हल करके आराम से बैठे रहिए। ये कब होता है? जब एक ही प्रश्न पर बार बार अभ्यास किया गया हो, चाहे कितनी भी तरह से घुमा के पूछा जाए आप पकड़ लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टार्ट करूं,
तो इसे आप बताइएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लैटराइट मिट्टी, आज मैं पढ़ाने वाला हूं लैटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। एक मिनट, तो 3 मिट्टियां मैंने पढ़ाया आपको, आज है लैटेराइट मिट्टी। ये लैटेराइट मृदा है ना, इंग्लिश में भी लैटेराइट ही कहते हैं, इंग्लिश में भी इसे लैटेराइट ही कहते हैं। क्या बात है, ठीक है, ये है लैटेराइट मिट्टी। आइए इसके बारे में जानते हैं। लैटेराइट मिट्टी के निर्माण के लिए 2 प्रमुख परिस्थितियां जरूरी होती हैं, या लैटेराइट मिट्टी का निर्माण 2 परिस्थितियों में होता है। पहली परिस्थिति 200 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक वर्षा, लिखते चलिए ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैं बोल रहा हूं। लैटेराइट मिट्टी के निर्माण के लिए 2 प्रमुख परिस्थितियां जरूरी होती हैं। पहली परिस्थिति ए 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा। दूसरी परिस्थिति अधिक गर्मी, अधिक धूप, यानी अधिक गर्मी, दूसरी परिस्थिति। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, उपरोक्त दोनों परिस्थितियां भारत में 3 क्षेत्रों में पाई जाती हैं, यानी अधिक वर्षा और अधिक गर्मी, ये दोनों परिस्थितियां भारत में 3 क्षेत्रों में मिलती हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, या पश्चिमी घाट पर, यहां ऐसे लिख दीजिए, पश्चिमी घाट पर, उड़ीसा तट पर और शिलांग पठार पर। पश्चिमी घाट, उड़ीसा तट और शिलांग पठार। उड़ीसा तट पर ज्यादातर वर्षा चक्रवाती होती है, तो जो बंगाल की खाड़ी चक्रवात बनते हैं ना, यहाँ पे तो अरब सागर शाखा से वर्षा होती है, यहाँ पे बंगाल खाड़ी शाखा की सबसे पहले शिलांग पठार से टकराती है। उड़ीसा तट पर जो वर्षा होती है वो मुख्य रूप से चक्रवाती होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा सबसे ज्यादा उड़ीसा तट पर होती है। तो ये तीनों परिस्थितियां, अधिक वर्षा और अधिक गर्मी, 3 जगहों पर पाई जाती है। ठीक है, पश्चिमी घाट, उड़ीसा तट और शिलांग पठार। यही कारण है कि भारत के इन क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी का विकास हुआ है। ये जो प्रोफाइल आप देख रहे हैं ना, प्रोफाइल में जो लाल कलर का पूरा बॉक्स भरा है मैंने, ये लैटेराइट मिट्टी है। लाल कलर के जितने क्षेत्र हैं, भरे हुए क्षेत्र, वो लैटेराइट मिट्टी के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल केरला में है। भारत में लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल केरला में, इसके बाद महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि पश्चिमी घाट के, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल के सहारे 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इन दोनों राज्यों में पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल के सहारे 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है, और साथ ही विषुवत रेखा के नजदीक होने के कारण इन क्षेत्रों में गर्मी भी अधिक पड़ती है। आपसे पूछा जाएगा लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल केरला, दूसरा महाराष्ट्र। कारण मैंने अभी बताया। भारत में, अगला पॉइंट लिखिए, भारत में लैटेराइट मृदा के क्षेत्र। अगला पॉइंट है भारत में लैटेराइट मिट्टी के क्षेत्र। सभी क्षेत्रों को लिख लीजिए अलग अलग। ए सह्याद्री अर्थात पश्चिमी घाट। बी में है तमिलनाडु का, दूसरा है तमिलनाडु की सेवाराय पहाड़ी। यहाँ पे है तमिलनाडु की एक पहाड़ी है ना, तो पहाड़ी पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तमिलनाडु की सेवाराय पहाड़ी। ए पश्चिमी घाट, तमिलनाडु की सेवाराय पहाड़ी। बी, सी है उड़ीसा तट, सी है उड़ीसा का तट। डी है झारखंड की राजमहल पहाड़ियां। यहाँ पे झारखंड है, झारखंड के उत्तर पूर्वी सिरे में जो पहाड़ियां हैं, राजमहल पहाड़ियां, जो आगे फैल गई हैं शिलांग पठार के रूप में, है ना। राजमहल पहाड़ियों का ही विस्तार है गारो खासी हिल। तो जो राजमहल पहाड़ियां हैं वहां पे भी लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ये डी मैंने बताया। ई में लिखिए असम, मेघालय और असम की पहाड़ियां, यानी मेघालय का शिलांग पठार और असम की मिकिर रेंगमा पहाड़ियों पर भी लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। शिलांग पठार और असम की मिकिर रेंगमा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ई में आप लिखिए मेघालय और असम की पहाड़ियां। ठीक है, तो ये है भारत में लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र। लैटेराइट मिट्टी जलोढ़ मृदा, लाल मृदा और काली मृदा,
इनके बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी के बाद लैटराइट मिट्टी भारत का चौथा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है क्षेत्रफल के आधार पर। तो इसके बाद लैटराइट मिट्टी का रंग जो है ईंट जैसा होता है। ईंटें बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? लैटराइट। ईंटें बनाने के लिए प्रश्न पूछा जा चुका है, ईंटें बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लैटराइट। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, लैटराइट मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इन चारों तत्वों की कमी पाई जाती है। ठीक है, लिख लिया। मैंने कमेंट में पढ़ा था, किसी ने कहा था कि भारत में, उत्तर भारत की मिट्टियों में ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। एक बात बताइए, आप उत्तर भारत में ही रहते हैं ना, खेत में देखें कौन सा यूरिया, कौन सा खाद छिड़का जाता है? खेत में यूरिया किसान छिड़कते हैं, जो सफेद कलर का चीनी की तरह खाद होता है ना, बचपन में फाके होंगे, मैं भी फाका था, तो चीनी समझ के फाक लेते हैं बच्चे अक्सर। तो आपने देखा होगा कि यूरिया जब खेत में छिड़का जाता है, सफेद कलर वाला, किसी भी जिले के आप हों, गोरखपुर के हों, जौनपुर के हों, गाजीपुर के हों, बनारस के हों, है ना, मेरठ के हों, ठीक, या हरियाणा के हिसार जिले के हों, या राजस्थान के किसी जिले के हों, आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा यूरिया छिड़का जाता है। यूरिया क्या होता है? यूरिया N होता है, P होता है और K होता है। यूरिया में सबसे ज्यादा मात्रा नाइट्रोजन की होती है, उसके बाद फास्फोरस होती है, उसके बाद पोटाश होती है। K मतलब पोटेशियम, ये पोटाश होता है। ये 4 होता है और ये 2 होता है अनुपात में, और ये 1 होता है। NPK का अनुपात क्या होता है? NPK जो कि यूरिया के माध्यम से दिया जाता है, उसमें अनुपात होता है N का 4 और P का अनुपात होता है 2 और K का अनुपात होता है 1। सबसे ज्यादा इसमें अनुपात नाइट्रोजन का ही होता है। अगर उत्तर भारत की मिट्टियों में ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता, या नाइट्रोजन, किसी ने कहा था कि नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, नाइट्रोजन अगर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता तो हम यूरिया के साथ नाइट्रोजन उसमें क्यों छिड़कते? सबसे ज्यादा तो यही छिड़का जाता है। ये संकेत है कि उत्तर भारत की मिट्टियों में या जलोढ़ मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है ना, तभी तो यूरिया का प्रयोग किया जाता है। और यूरिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? यूरिया में लगभग 44% या 46% नाइट्रोजन होता है। मैं कंफर्म करके फिर बता दूंगा, अभी शायद पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ, बहुत देर हो गया इसे बात मुझे पढ़े हुए। यूरिया में 46% लगभग नाइट्रोजन होता है, 46%। ठीक है, कमेंट में पढ़ता रहता हूँ लोगों के, और ठीक है, कुछ चीजें मैं गलत बोलता हूँ, ये मैं मानता हूँ। बहुत सी चीजें मैं बोल देता हूँ, तत्काल रूप से उसे पढ़ा नहीं रहता हूँ, लेकिन मेरी वीडियोस में गलती होने की संभावना 1% ही रहती है। उसके आधार पर कुछ लोग मुझे डिमोरलाइज मत किया करिए। ठीक है, जैसे कि काली मिट्टी मैंने गलत बता दिया था। मैंने बताया था कि भारत में 43 से 44% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना, 18% क्षेत्रफल पर लाल मिट्टी पाई जाती है। गलती से बोल दिया था कि 5% क्षेत्रफल पर काली मिट्टी, नहीं, काली मिट्टी 15% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। वही 15 को मैंने गलती से 5 लिख दिया था, ऐसा हो गया था। ठीक है, तो काली मिट्टी 5% क्षेत्रफल पाई जाती है, सॉरी 15% क्षेत्रफल पाई जाती है। इसे जाके काली मिट्टी वाले चैप्टर में सुधार दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो लैटराइट मिट्टी में बताया मैंने कि लैटराइट मिट्टी में बाकी अन्य मिट्टियों की तरह ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, लैटराइट मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। लोहे के ऑक्साइड्स और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स की प्रचुरता होती है लैटराइट मिट्टी में, और लोहे के ऑक्साइड्स के कारण ही लैटराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अधिक वर्षा के कारण इन क्षेत्रों में, देखिए, इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा के कारण और क्रम से भीगने और सूखने के कारण, यानी अधिक वर्षा भी होती है, गर्मी भी अधिक पड़ती है, तो कभी भीग जाती है और कभी मिट्टियां सूख जाती हैं। तो ये क्रम चलता रहता है। अधिक धूप पड़ती है तो मिट्टियां सूख जाती हैं, और फिर से घनघोर मूसलाधार वर्षा होगी तो मिट्टियां एकदम भीग जाती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में उसी बात को लिखिए कि अधिक वर्षा के कारण और क्रम से भीगने और सूखने के कारण इन क्षेत्रों की मिट्टियों में सिलिका पदार्थ का निक्षालन हो गया है। अर्थात अधिक वर्षा के कारण और क्रम से भीगने और सूखने के कारण सिलिका पदार्थ या सिलिका तत्व बरसात के पानी के साथ रिस कर मिट्टी के निचले क्षेत्रों में चला गया है।
अधिक वर्षा के कारण सिलिका पदार्थ बरसात के पानी के साथ रिश्क कर मिट्टी के निचले भागों में पहुंच गया है, निचले स्तरों में चला गया है, अर्थात सिलिका पदार्थ का निक्षालन हो गया है। अर्थात लैटराइट मिट्टी का निर्माण सिलिका के निक्षालन से हुआ है। किसके निक्षालन से? निक्षालन को लीचिंग कहते हैं इंग्लिश में। लैटराइट मिट्टी का निर्माण सिलिका के निक्षालन से हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लैटराइट मिट्टी एक निक्षालित मृदा है, अर्थात निक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित मृदा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मिट्टी का निर्माण सिलिका के निक्षालन से हुआ है? लैटराइट। कौन सी मृदा निम्नलिखित में से निक्षालित मृदा है? लैटराइट, है ना। किस मिट्टी का निर्माण निक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है? लैटराइट। तो इस तरह से प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे। और ऐसे भी पूछे जाते हैं कि भारत में किन क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है? ए, हरियाणा में। बी, तेलंगाना में। सी, जम्मू कश्मीर पर। डी, झारखंड में। आपका उत्तर क्या होगा? झारखंड में। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि झारखंड में राजमहल पहाड़ियों पर लैटराइट मिट्टी पाई जाती है ना। तो पढ़ते समय प्रत्येक पहलू से सोचा करिए कि किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि प्रश्नों का एक अलग वीडियो बनाऊं, है ना, और अगले वीडियो में उसका उत्तर दूं, और आप एक अलग कॉपी बनाकर उसे लिखते जाइए। यकीन मानिए बेहतरीन तैयारी होगी। जो कुछ कमी अभी जान पड़ती है आपको, वो कमी एकदम पूरी हो जाएगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, सारा कुछ होगा। तो लैटराइट मिट्टी एक निक्षालित मिट्टी है ना। लैटराइट मिट्टी में चूंकि न ह्यूमस पर्याप्त होता है, न नाइट्रोजन पर्याप्त होता है, न फास्फोरस पर्याप्त होता है, न पोटास पर्याप्त होता है। यही कारण है कि एक अनुपजाऊ मिट्टी है, इसमें उर्वरता नहीं होती। जिस मिट्टी में ये चीजें नहीं पाई जाती उसमें खाद्यान्न उगाने का रिस्क हम नहीं लेते हैं। या तो बहुत ज्यादा खाद डालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा खाद डालने से भी एक रिस्क होता है। अगर बरसात नहीं हुई, कुछ नीचे हुआ, तो खाद डालना भी बेकार हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो रासायनिक खाद होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो सिंचाई बहुत ज्यादा चाहिए होती है। या फिर मान लेते हैं बाढ़ आ गई, खेत डूब गए, बहुत अधिक वर्षा हो गई, तो यूरिया या कोई भी खाद में बहुत खर्चा आता है। जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है वहां पे हम खाद छिड़कने का भी रिस्क नहीं लेते हैं किसान। तो एक अनुपजाऊ मिट्टी है, अनुपजाऊ मिट्टी है, तो अनुपजाऊ मिट्टी में खाद्यान्न अर्थात चावल दाल गेहूं की खेती नहीं की जाती है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत खाद छिड़का जाता है और क्या उगा लिया जाता है? चाय, कॉफी, मसाला, काजू, सिनकोना, ये सब चीजें यहाँ पर उगा ली जाती हैं। ओके। चाय के लिए मैंने बताया था कि अम्लीय मृदा बहुत अच्छी होती है। मैंने बताया था जब पीएच मान पढ़ा रहा था तो मैं बोला था कि 7 से अधिक पीएच मान बढ़ने पर मिट्टियां क्षारीय हो जाती हैं और 7 से कम होने पर मिट्टियां एसिडिक हो जाती हैं, अम्लीय हो जाती हैं। अम्लीय मृदा खाद्यान्नों की खेती के लिए तो उपयुक्त नहीं होती है, लेकिन बाकी चीजों के लिए जैसे चाय की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। तो यहाँ पे मृदा काफी हद तक अम्लीय होती है। तो अम्लीय होने के कारण यहाँ की ढालों पर, नीलगिरी पहाड़ी के ढालों पर चाय उगा लिया जाता है। अगला हेडिंग आप डाल दीजिए, मरुस्थलीय मिट्टी। पांचवा मृदा मैं पढ़ा रहा हूं, मरुस्थलीय मिट्टी। छोटा सा इसमें 4 लाइन बोलूंगा, उसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी खत्म। ज्यादा प्रश्न नहीं आते मरुस्थलीय मिट्टी से। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार भारत के पश्चिमी भाग के शुष्क क्षेत्रों में हुआ है, या मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्रों में हुआ है। उदाहरण के लिए राजस्थान और आसपास के राज्यों में। नेक्स्ट पॉइंट, मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार भारत में दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, है ना, ये पंजाब है तो दक्षिणी पंजाब, हरियाणा है तो दक्षिणी हरियाणा, समग्र राजस्थान और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये क्षेत्र है मरुस्थलीय मिट्टी के निर्माण वाले। नेक्स्ट पॉइंट, मरुस्थलीय मिट्टी में खाद्यान्नों की खेती संभव नहीं है। मरुस्थलीय मिट्टी में खाद्यान्नों की खेती नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पर ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज और सरसों की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज और सरसों की। और इन सभी चीजों के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पर है ना, क्योंकि यहाँ मरुस्थलीय मिट्टी है। मरुस्थलीय मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? राजस्थान में पाया जाता है। 4 राज्यों में, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, गुजरात और राजस्थान। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, लेकिन इसका सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है। यहाँ पर खाद्यान्नों की खेती न करके ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज और सरसों की खेती की जाती है, और इन चारों के उत्पादन राजस्थान नंबर 1 पे है। नेक्स्ट पॉइंट,
हालांकि खाद्यान्नों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं, लेकिन जिन क्षेत्रों में सिंचाई का अच्छा विकास हुआ है वहां पर राजस्थान में खाद्यान्न अर्थात गेहूं की खेती की जाती है। उदाहरण के लिए राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में, राजस्थान का जो सबसे कॉर्नर वाला जिला है ना, यहाँ पे पंजाब से, पाकिस्तान से पंजाब के बॉर्डर से लगा हुआ, राजस्थान का एक जिला पाकिस्तान से लगा है, पंजाब दोनों से लगा हुआ है, उसे कहते हैं श्रीगंगानगर जिला। लेकिन राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में जहां से इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, वहां पर खाद्यान्नों की खेती भी की जाती है। उदाहरण के लिए हरित क्रांति के क्षेत्रों में श्रीगंगानगर भी जिला भी शामिल है। यानी हरित क्रांति के क्षेत्रों में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का हुआ था, और राजस्थान का एकमात्र जिला जो हरित क्रांति के क्षेत्र में शामिल था वो है श्रीगंगानगर जिला। यानी हरित क्रांति के क्षेत्रों में शामिल, अर्थात यहाँ के किसान गेहूं उगा कर बहुत ही समृद्ध हो गए हैं। पिछड़े क्षेत्रों में शामिल नहीं है श्रीगंगानगर जिला, कृषि में अग्रणी जिला बन गया है। ये कैसे संभव हुआ? सिंचाई सुविधा का विस्तार कर दिया गया। पोंग यहाँ पर एक हरिके नामक स्थान है सतलुज नदी के तट पर, पंजाब में है ना, हरिके, और व्यास नदी आकर हरिके नामक स्थान पर सतलुज से मिलती है। व्यास नदी हरिके नामक स्थान पर सतलुज से मिलती है, पंजाब में हरिके नामक स्थान। तो वहां पर एक बांध बना दिया गया। बांध का नाम क्या है? पोंग बांध। पोंग, सतलुज और व्यास के संगम पर पोंग बांध बना लिया गया है। उस बांध से एक नहर निकालकर राजस्थान में ले जाई गई है। नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से राजस्थान के 7 जिलों की सिंचाई की जाती है। कितने? 7। लेकिन अच्छी मात्रा में जल नहीं पहुंच पाता है सभी जिलों में। इसका मुख्य लाभ गंगानगर जिले में ही मिला है। ठीक है, अगला हेडिंग डालिए आप, पर्वतीय मिट्टियां। छठी मिट्टी है पर्वतीय। मिट्टी, इसमें पहला पॉइंट लिखिए, पर्वतीय मिट्टी भारत में कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, पर्वतीय मिट्टी भारत में हिमालय के साथ साथ पाई जाती है। पहला पॉइंट, इस कारण पर्वतीय मिट्टी भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल राज्यों में पाई जाती है। बीच में हिमाचल गैप दिखाया मैंने, क्यों? क्योंकि यहाँ नेपाल है ना। हिमालय जो है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पास कहाँ चला जाता है? नेपाल में चला जाता है। फिर सिक्किम में दिखता है हिमालय, फिर भूटान में चला जाता है, फिर भारत में अरुणाचल प्रदेश में हिमालय दिखता है ना। तो बीच का भाग मैंने साफ दिखाया। क्यों साफ क्यों दिखाया? क्योंकि यहाँ पर भारत नहीं है। तो पर्वतीय मिट्टी हिमालय के साथ साथ भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि हिमालय पर वनस्पतियों और जीवों की प्रचुरता है, अर्थात वनस्पति और जीव अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इस कारण से हिमालय की पर्वतीय मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता है, अर्थात ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ह्यूमस की अधिकता के कारण पर्वतीय मिट्टी भारत में, हिमालय की मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी में अम्लीयता के गुण आ गए हैं। अम्ल, ह्यूमस की अधिकता के कारण पर्वतीय मिट्टी में अम्लीयता का गुण आ गया है। ठीक है, यहाँ पर पर्वतीय ढालों पर, यानी इन तीनों राज्यों में, सिक्किम में और अरुणाचल, सबकी बात कर रहा हूं, यहाँ पर पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती और चाय की खेती की जाती है। सेब, नाशपाती और चाय की खेती की जाती है पर्वतीय ढालों पर। नेक्स्ट, पर्वतीय मिट्टी एक पूर्ण विकसित मिट्टी नहीं मानी जाती है। क्यों? एक तो ढाल है, ढाल के कारण मिट्टियां वहां टिक नहीं पाती, सरक जाती निचले क्षेत्रों में, है ना। तो हमने बताया था एक वीडियो में कि मृदा का परिच्छेदिका होता है, सॉइल प्रोफाइल, है ना। ए बी, किसी भी मृदा परिच्छेदिका में सामान्यतः 4 इस संस्तर होते हैं, ए बी सी डी, 4 संस्तर, होराइजन्स होते हैं 4। तो जब चारों संस्तर भली भांति विकसित हो जाते हैं तो मृदा विकसित कहलाती है। ए संस्तर, बी संस्तर, सर्वाधिक उपजाऊ संस्तर कौन सा होता है? ए संस्तर, जो सबसे ऊपर होता है। और मैंने ये भी बताया था कि पौधों की जड़ें मृदा प्रोफाइल के, मृदा परिच्छेदिका के ए संस्तर में ही पौधे अपनी जड़ों को फैलाते हैं, क्योंकि वो सबसे उपजाऊ होती है। लेकिन पर्वतीय मिट्टी एक तो चट्टानों के ऊपर डेवलप होती है और ढाल है, सरक जाती है नीचे की तरफ। तो पर्वतीय मिट्टी पूर्ण विकसित मिट्टी नहीं है, बल्कि ये अविकसित और निर्माणाधीन मिट्टी है। इसका निर्माण अभी भी हो रहा है। ये हो गया भारत में लैटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और मर्सली मिट्टी। आपने होप करता हूँ कि अच्छे से समझा होगा इसे। बाकी 2 मिट्टियाँ और रह गई हैं, पीट एवं दलदली, और लास्ट मिट्टी रह गई है क्षारी एवं लवणीय। वो छोटा सा है, अगले वीडियो में कर दूंगा। एक वीडियो बहुत लंबा खींचना अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है, अगले वीडियो में जल्दी से मिलते हैं। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि वीडियो की संख्या आपको, आपके लिए मैं बढ़ा सकूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ।
और मैंने बताया है कि 10 जून की सीमा के बाद मैं ज़्यादा समय दे पाऊंगा, है ना। तो लगे रहिए और हाँ, अपना कमेंट जरूर करके आप जरूर बताइएगा कि मैं प्रश्नोत्तर वाली वीडियोस क्या अलग से बनाऊं। अपनी सहमति दीजिएगा, मैं इसे स्टार्ट करूंगा। नमस्कार।